कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का 17वां भाग, मेरे यानी मनीषा के साथ। मिर्जा खुर्शेद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है। वहां नित्य 150 लड़नतिये आकर जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यहीं होती हैं। मियाँ बीवी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल ली। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब रोजाना उसकी आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और क्यों मुंह चुराए? इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गैया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। वह अब छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वाले, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शेद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है। जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। यह तो न कह सका कि मैं रुपए ना दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं हैं। शराब के निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार?
क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा। तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए ना डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूं मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, यह आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन सी बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा। मैं फिर तुमसे कभी ना मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे। कितनों को ही गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे में वह मिलना भी ना पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे। किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयां हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रहता है वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे बड़ी जरूरत थी। गोबर ने एक आना सूद पर रुपए दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे? गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी? अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूं जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी सब बराबर। बीड़ी तमाकू को भी पैसा न रहता, उस पर हैरानी। थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है, उसी कमाई में उसकी रोटियां निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम ही के लिए तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम ना मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूं तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास से चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पांव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी, मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा है। वह माँ बहनों और झुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियां और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई। बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूं,
भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुरा कर कहा। मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर में ना घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी। हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सभी एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा देते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष के नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे इक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर घर जा रहा है, वैसे ही इक्का दर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का बढ़ा, पहुंचाने वाली गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, पूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था। और घोड़ा था पानीदार, घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूं। इतना छोटा दिल नहीं पाया, और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया है। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं और होरी गंडासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दीन की मजदूरी करने लगा है। किसान नहीं, मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूं महाराज, बैठा तो नहीं हूं। दाता दीन मजूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उसका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्राय 1 जून तो चबैने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। उस पर दाता दीन सिर पर सवार थे। क्षण भर भी दम ले लेने पाता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और तीनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दीन ने डांट बताई, यहां तमाशा क्या देखती है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेत में नहीं आते। पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख ना ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदलकर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मूड पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दीन बिगड़ उठे, पैसे देने हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, अरे तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूं, लेकिन चलते हुए बैल को आंगी न देना चाहिए।
दाता दीन ने लाल आंखें निकाल ली। जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तभी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं जाती, दाता दीन ने पैने स्वर में कहा। अगर यही हाल है तो भीख भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भिखमंगे की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया। अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गंडासा उठा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी। उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी। फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी। मुंह से फिचकुर छूट रहा था। सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निबिड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गंडासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए। पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल हैं। हे भगवान, कहाँ जाऊं अब मैं? अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ। गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। रात कुछ खाया था? हाँ, रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विवल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूं, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में तो दम है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो ये क्यों कागज छोड़कर घर से भाग आए थे। पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दीन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई।
उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे लाता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़ कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है, मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक ना भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधी ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गईं। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, ये लखनऊ में ही तो था। और इतने नियरे रहकर भी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बांट बखरा करने में लगी हुई थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। असामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे आईना कंघी ना चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, ये तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीजें निकाल निकाल हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं लाए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियां निकलने लगी। सभी किनारदार थीं, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भला कै दिन चलेंगी? बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहें पहने, उनके मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है? यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है? धनिया प्रसन्न होकर बोली, ये तुमने बड़ा ही अच्छा किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंदें लगी हुई थी। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मग्न थीं। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई।
घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबैने पर कटता था, मगर गोबर अब है गोबर थोड़ी ही है। उसको जौ का आटा भी खाया न जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीने से सवाइन 1 पैसे की चीज भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना? धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियां लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से घर लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने असीस दी। भगवान करे जहां रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया में मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की रहा ली, फिर न खोज न खबर कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताकली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी। झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूं जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूं। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर उतारू थे। सच? तीनों जने यहां चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं? दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमानसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के साझे में है, उख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यूं भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। ये डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यूं ना देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपए डांड लगाए, 3 मन अनाज ऊपर से। उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है जो कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगाड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएं। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया और फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद में से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि मैं घर से भागा। नहीं देखता कैसे कोई एक ढिला डांड लेता है। शहर की हवा खाए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं, नहीं घर से भागते क्यों?
यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है साइद, लाओ निकालो, देखूं इतने दिन में क्या कमाए लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों ना जाने देगी, उनसे मतलब। वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ? अगर वह घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेस ही करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूंगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा है? थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहां भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस पर क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी तो खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, फूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ ना कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपए बाहर ही पार उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया। तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया। फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोंकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर न सलाम किया न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, अरे कब आए गोबर? मजे में तो रहे? कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी। मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे और यह गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते हैं? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उसके जेठे पुत्र का नाम था। उसको भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दूं। ना पढ़े ना लिखे, एक ना एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है। तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, यह ऊपर की आमदनी इसकी चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करें पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वो तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दातादीन को भी रगड़ा।
भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भांग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म मिलो, मरण मिलो, शादी मिलो, गमी मिलो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा के हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूं गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी से मुझे जात बाहर करते हैं। वह धमकी देकर आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतफन्नी है ज्यादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोतो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूछों पर ताव देकर कहा, अरे मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहां मुझे रहना ही नहीं है, नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग उठे, दूधिया भी, नमकीन भी, और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर उसने द्वार पर न बांध दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, राड मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में ना बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 रुपये में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहे कहते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूं, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये की डांड के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहां जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक ना करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीत कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हों तो ना हुक्का पानी का काम है ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अक्ल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसी वक्त बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत। मेरी ओर कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हर्ज है?
हाँ, बड़ा हर्ज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लेकर बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूं तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूं? दौड़कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल आया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता, और अब उसे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेटकर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी, मैं हूं भैया, राम राम। आज ही आया हूं, सोचा चलूं सबसे मिलता हूं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूं, उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाएं तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते भी मयस्सर ना हुए थे, और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, सवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था, और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी तो था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भरकर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहां पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं। कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा, असामी से गट जाए। आकर मालिक से कह दिया घर पर नहीं है, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। अरे जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गए हैं? दूध दे कर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पीकर जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूं भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद। तो पक्की रही? दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उनका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप ना लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूं। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक ना एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी का देना कुछ, अपना बोझ तो उठा ही लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें।
कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए, वहां किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो है मेरे पड़ोस में, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आंख नहीं लगती। नहीं, वहां कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूं। यहां तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा वहां है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहां 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते हो, कामता दूध लेकर जाता है। सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं। रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव से लाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे की चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे स्वर से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली काका। अरे नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ। तो मैं तुम्हें रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़ी हैं बेटा, घर में ही तो हैं। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी, और दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था।